कुछ काल से स्वामा ने द्रव्य अभाव के कारण महाराजन कहार और दो महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उसकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभाले संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई स्वामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखो ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चद्दर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया था कि यह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटी को देखते स्वामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो रही हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। स्वामा ने हंसने के उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, यह निष्फल और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर हो आया है, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा है, निकाल लो। नहीं, तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप माता से बोला, माता तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है क्या? स्वामा ने हंसकर कहा, क्या तुम देखने में मैं दुर्बल हो गई हूँ? प्रताप ने बोला, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। स्वामा ने कहा, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप बोला, पूछते पूछते चला जाऊंगा। स्वामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो ना हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाए हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढके हुए देखा। पहले तो समझी कि उसने हंसी में मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू क्यों रोते हो? बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, न बताओगे क्या? चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनती ही व्रजरानी दौड़ी और एक सांस में स्वामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हुई हैं और लंबी लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थामकर विरजन झंझोड़ने लगी, चाची कैसी जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब तक ताक पर से तेल उतार कर स्वामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। विरजन बोली, चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? स्वामा ने कहा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? विरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहा है। स्वामा ने कहा, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सुशीले का भी शुभागमन हुआ। उसे स्वामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था।
इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा। फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लगता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले के में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मात्र भक्ति के वेग में उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का भी कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और इक्के वाहन से बोला, लाला, लाल बंगले चलोगे क्या? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्का वाहन तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन स्वामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ उस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। मामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी, समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुहामा ने प्रमाधिक्य से उसे गोद में बैठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाते? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने स्वामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठा कर बातें करते रहे। औषधियाँ साथ ले आए थे। उसे पिलाने की संपत्ति देकर 9 बजे बंगले को लौटे, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतः पूरे मास भर स्वामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो स्वामा उनकी बहन है। एक बार स्वामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उसे हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से साहब दे दीजिएगा। वह पैदल स्कूल जाता है, बैलगाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उसकी माता दोनों स्वामा के शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहाँ से क्षण के लिए भी ना टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब स्वामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब स्वामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निंद्रा के मारे झुकना पड़ती वहाँ से उठने का नाम न लेती। वरुण प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन व्रजरानी स्वामा के सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। ज्यों ही उसको उठाने के लिए झुकी कि स्वामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और पुरलज्जा होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बताऊंगी। स्वामा ने कहा, मेरी अच्छी विरजन, बता दो क्या सोचती थी? विरजन ने कहा, सोचती थी कि जाओ, हंसो मत, न बताऊंगी। स्वामा ने कहा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन बोली, किसी से कहोगी तो नहीं? स्वामा ने कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगी। विरजन बोली, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूँगी। स्वामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी, वह तो तेरा भाई है।
विरजन ने कहा, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनाओगी। श्यामा ने कहा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं देखूं क्या कहता है। विरजन ने कहा, नहीं नहीं, उससे ना कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। श्यामा ने कहा, मैं तो कहूँगी। विरजन बोली, तुम्हें हमारी कसम, उनसे ना कहना।